पहले से ग्रुप पे अपडेट कर दिया करो। अरूजा और शाहिद में से कोई भी टाइमिंग को बाय डिफॉल्ट 8:40 कर दिया करो, ठीक है, अनलेस मैं पहले से ना बताऊं, ठीक है। ठीक है, तो हम लोग कहाँ पर थे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफाइन किया था और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की मीनिंग समझी थी, और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, ये देखा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने के दो मेथड्स हैं अभी तक हमारे पास। पॉइंट चार्जेस के पोटेंशियल्स को ऐड करके टोटल पोटेंशियल, हर पॉइंट चार्ज की वजह से के क्यू बाई आर ऐड करके पूरे चार्ज सिस्टम की वजह से पोटेंशियल हम किसी भी पॉइंट पर कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा मेथड था किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन यूज करके, जिसका मतलब है कि उस पॉइंट पर यूनिट कूलॉम को इन्फिनिटी से पहुंचाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। ठीक, इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक पहुंचाते हैं, देखते हैं हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, यही उस पॉइंट का पोटेंशियल होता है। ठीक है, ओके। लास्ट क्लास में मैं डिस्कस कर रहा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने की जरूरत क्या है। तुम बोलोगे कि सारे प्रॉब्लम्स तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फोर्स पता होना चाहिए। अगर फोर्स पता होता है पार्टिकल के ऊपर, तो फोर्स के थ्रू एक्सेलरेशन, मोशन, पाथ, सारी चीजें, वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, सब कुछ पता कर सकते हैं। लेकिन तुम्हें पता होगा कि फोर्स के साथ साथ हम वर्क एनर्जी थ्योरम भी यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें वेलोसिटी, डिस्टेंस इन्वॉल्व है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने का यूज क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सबसे पहले हम बोल सकते हैं कि ये हमें एनर्जी कंजर्वेशन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, एनर्जी कंजर्वेशन वाले प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में हेल्प करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की हेल्प से हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर पोटेंशियल एनर्जी पता है तो हम एनर्जी कंजर्वेशन वाले प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज की क्लास में मेरा पर्पस है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो तीनों एप्लीकेशंस है वो कवर हो जाए अभी, ठीक है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है तुम्हारी ओवरऑल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की अंडरस्टैंडिंग का। इसके बाद थ्योरी वाला पार्ट समझ लो, मेन थ्योरी वाला जो पार्ट है वो कवर हो जाएगा, ठीक है। एनर्जी कंजर्वेशन वाले प्रॉब्लम्स कैसे होंगे, उनको सॉल्व कैसे करेंगे, तो एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं और लेटेस्ट से इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। ये चलो एक क्वेश्चन लेता हूँ। हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, और इस चार्ज पार्टिकल लेटेस्ट से प्लस कैपिटल क्यू है, ठीक है। दूसरा चार्ज पार्टिकल है स्मॉल क्यू, स्मॉल, या इसको ऐसे कहते हैं, ये स्मॉल क्यू है, ठीक है। दूसरा चार्ज पार्टिकल है स्मॉल क्यू है। स्टार्टिंग में ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से ए यूनिट्स की डिस्टेंस पर थे, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया है कि जो कैपिटल क्यू है वो फिक्स है, फिक्स किया गया होगा किसी और एक्सटर्नल एजेंट को यूज करके। स्मॉल क्यू को हम ए डिस्टेंस से रिलीज करते हैं। रिलीज करने के बाद जब ये स्मॉल क्यू ट्वाइस ए डिस्टेंस पर पहुंचेगा, तो हमें पता लगाना है कि ट्वाइस ए डिस्टेंस पर पहुंचने के बाद स्मॉल क्यू की वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। ये स्मॉल क्यू है और ये अब यहाँ से, सॉरी, इनिशियल पोजीशन से और ए यूनिट्स आगे चला गया, ठीक है। तो हमें बताना है कि जब ये 2a डिस्टेंस पर पहुंचेगा तो इसके पास वेलोसिटी कितनी आएगी, ठीक है।
वेलोसिटी कितनी आएगी? सॉल्व करो। स्टार्टिंग में ये रेस्ट पर है, कैसे सॉल्व करेंगे? हाँ गुड, सॉल्व करो, कितना आंसर आ रहा है? लेट अस से इन दोनों पॉइंट्स को हम कुछ नाम दे देते हैं, इन पॉइंट्स का नाम रख देते हैं। लेट अस से पहला वाला जो पॉइंट है ये है कैपिटल ए एंड द अदर पॉइंट इज कैपिटल बी। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन हम बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन हम इससे पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, और हम बोलते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन वेलोसिटी डिस्टेंस वाला है, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना चाहिए सिस्टम ऑफ पार्टिकल के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि तो पहले हम इन दोनों पार्टिकल्स के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करते थे, और फिर बोलते थे कि इस सिस्टम के ऊपर एक तो इलेक्ट्रिक फोर्स है और एक दूसरा फोर्स है जो कि कैपिटल क्यू को होल्ड करके रखा है, लेकिन उस फोर्स का कोई वर्क नहीं होगा। कंजर्वेटिव के अलावा बाकी सारे फोर्सेस का वर्क डन जीरो है, एनर्जी कंजर्वेशन होल्ड करेगी। इनिशियल और फाइनल पोजीशन की एनर्जी को इक्वेट करते थे, और फाइनल वेलोसिटी स्मॉल क्यू की हमें पता चल जाती थी। ठीक है, लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन हम इस बार अप्लाई करने जा रहे हैं पार्टिकल वाला एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। यहाँ पे पार्टिकल वाला एनर्जी कंजर्वेशन भी अलाउड है, इसलिए क्योंकि ये जो कैपिटल क्यू है ना ये फिक्स है, तो इसकी एनर्जी तो चेंज होनी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं स्मॉल क्यू के ऊपर। ठीक है, स्मॉल क्यू के ऊपर पार्टिकल वाला एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? इनिशियल, सबसे पहला काम है आइडेंटिफाई इनिशियल एंड फाइनल स्टेट्स। इनिशियल स्टेट तो कुछ ये वाला है, एंड फाइनल स्टेट इज दिस वन। दिस इज इनिशियल, दिस इज फाइनल। ओके, इनिशियल और फाइनल के बीच में एनर्जी कंजर्वेशन का मतलब है, हम बोले इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ठीक है, गुड, ज्यादातर लोगों ने आंसर कैलकुलेट कर लिया है, लेकिन इनिशियल एनर्जी और फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम सेम रहेगी। ठीक है, आवाज सबको अच्छे से आ रही है? आ रही आवाज? नहीं आ रही है तो बताना। ओके ओके, ठीक है, मैं और वॉल्यूम बढ़ा दूंगा। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम कितनी होगी? तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी 0, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में कैप स्मॉल क्यू की कितनी है? तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी होगी Q टाइम्स वी ए के इक्वल, जहां पर वी ए का मतलब है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। ठीक है, ए पॉइंट का अगर हमें पोटेंशियल पता है तो हम पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है? हाफ एम वी स्क्वायर, और वी हमें कैलकुलेट करना है, और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? क्यू टाइम्स वी बी। ठीक है, तो तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे, वी ए और वी बी की वैल्यू हम बता सकते हैं कि इस स्मॉल क्यू के एब्सेंस में ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना है। तो स्मॉल क्यू के एब्सेंस का मतलब है यहाँ पे सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल है कैपिटल क्यू, और इसके सामने ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, और ये ए स्मॉल ए डिस्टेंस पर है। ठीक है, और बी पॉइंट कैपिटल क्यू से 2a डिस्टेंस पर है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल हम लिखेंगे के क्यू अपॉन आर। ठीक है, के क्यू अपॉन आर, और बी पॉइंट का पोटेंशियल हम लिखेंगे कितना? के क्यू अपॉन 2 ए।
ठीक, के क्यू अपॉन आर, यहाँ पर आर 2a के इक्वल। ए और बी का हमें पोटेंशियल पता है, तो हम इन दोनों पॉइंट्स की पोटेंशियल एनर्जी भी लिख सकते हैं। यहाँ पे तुम्हें लग रहा होगा कि अननेसेसरी हमें पोटेंशियल को यूज करके पोटेंशियल एनर्जी क्यों लिखवाया जा रहा है। डायरेक्टली हम के Q1 Q2 अपॉन आर से पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की लिख करके सिस्टम के ऊपर वर्क एनर्जी हम अप्लाई करके भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, वैसा भी कर सकते थे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस होंगे जिसमें कि पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए तुम्हें पोटेंशियल के थ्रू ही पोटेंशियल एनर्जी लिखना आसान होगा। ठीक, जैसे फोर्स कैलकुलेशन में फील्ड के थ्रू हम फोर्स कैलकुलेट करते थे, पहले फील्ड पता कर लेते थे, फिर क्यू टाइम्स ई, यही फोर्स होता था। उसी तरह से पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए, ठीक है, तुम देखोगे पहले पोटेंशियल निकाल लेते हैं और फिर पोटेंशियल से चार्ज पार्टिकल जहां पर भी रखा गया है, पोटेंशियल से हम उस चार्ज पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर लेते हैं। और भी क्वेश्चंस, और भी एग्जांपल्स लें इसके एनर्जी कंजर्वेशन के। मैंने बहुत सिंपल क्वेश्चन लिया था, ये तुम सब लोग कर सकते हो। थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन अगर पूछोगे, इसके बाद का क्वेश्चन ये भी मैं करवा चुका हूँ, लेकिन ये वाला क्वेश्चन भी मैं क्लास में करवा चुका हूँ, तो थोड़ा दूसरे टाइप के कुछ क्वेश्चन हम लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन कोई, हाँ ये क्वेश्चन है ना, ठीक है, हमारे पास ये रिंग है, ठीक है, हाँ सॉलिड स्फीयर वाला जो था क्वेश्चन, उसको भी तुम पोटेंशियल से ट्राई करना, ठीक, खुद से ट्राई करना और हर क्वेश्चन को आंसर करना अपने दिमाग में, ठीक है। ठीक है, तो हमारे पास ये रिंग है, हमारे पास ये रिंग है, और रिंग फॉर्चुनेटली यूनिफॉर्मली चार्ज्ड है, ठीक है। रिंग को चार्ज कर दिया गया है। ये जूम का जो बोर्ड है वो अपडेट हुआ है, तो उससे थोड़ी मतलब राइटिंग थोड़ी हो सकता है डिफरेंट हो। तुम लोगों को रियलाइज हो रहा है कि कुछ डिफरेंट है या नहीं? कुछ भी नहीं पता चल रहा है। ओके, ठीक है। स्मॉल ए रेडियस की रिंग है, ये इसको कैपिटल आर ही रहने देते हैं, इसको हटा देते हैं ये, ठीक है। ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन पर आओ। क्वेश्चन में कहा गया है कि यहाँ पर इस let us say initially small q, a charged particle small q, ठीक है, is placed at a distance of a units from the center of the ring on the axis of the ring, ठीक है। रिंग की एक्सिस पर सेंटर से a यूनिट्स पर माइनस q को रख दिया गया, रिलीज किया गया, रिंग को फिक्स रखा गया। अगर हम रिंग को फिक्स नहीं करेंगे तो क्या होगा ना, रिंग भी आगे आएगा, उसके ऊपर भी अट्रैक्शन होगा, ये स्मॉल क्यू भी इधर जाए पास जाएगा, और ये दोनों एक दूसरे की तरफ जाएंगे। इसके बीच बिल्कुल सेंटर पर जब माइनस क्यू पहुंचेगा, तब दोनों के पास वेलोसिटी है, माइनस क्यू के पास इधर, माइनस क्यू के पास लेफ्ट में, प्लस रिंग के पास राइट में, तो रिंग थोड़ा और राइट में चला जाएगा और माइनस क्यू लेफ्ट में, फिर आपस में ये ऑसिलेट करते रहेंगे, ठीक, इनफाइनाइट टाइम के लिए रिंग और ये पॉइंट चार्ज ऑसिलेट करते रहेंगे, ठीक है। लेकिन ऑसिलेशन, तो ये जो इनका ऑसिलेशन होगा वो, ये क्या, हाँ ठीक है, एसएचएम होगा या नहीं? तो एसएचएम नहीं होगा, तुम चेक कर लो, कर सकते हो। एसएचएम जनरल मतलब अगर दूर से रिलीज करेंगे स्मॉल क्यू को, तो स्मॉल क्यू का मोशन एसएचएम नहीं होगा, लेकिन बहुत पास के लिए एसएचएम हो सकता है। एनीवे, हम हमारा जो क्वेश्चन है उसमें बताया गया कि रिंग को फिक्स कर दिया गया है, ये फिक्स है। फिक्स ऑब्वियसली किसी एक्सटर्नल एजेंट से किया गया हो। अब बोला गया है कि माइनस क्यू को और कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट करे, माइनस क्यू को अभी होल्ड करके रखे हैं, ठीक, इस तरह से होल्ड करके रखे हैं,
ठीक है, इस तरह से होल्ड करके रखें और इसको रिलीज कर देते हैं। जैसे ही हम माइनस क्यू को रिलीज करते हैं तो फोर्स के टर्म्स में तुम सोचोगे कि इस रिंग की वजह से यूं इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक, एक्सिस पे। तो माइनस क्यू के ऊपर ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का मतलब होता है प्लस पॉजिटिव चार्ज के ऊपर किधर फोर्स एक्ट करेगा, जिधर पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स एक्ट करेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस क्यू के ऊपर इधर की तरफ फोर्स एक्ट करेगा क्यू। ठीक है, जैसे जैसे पास आएगा तो इसके ऊपर फोर्स फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा। ठीक है, इस फोर्स की वजह से माइनस क्यू एक्सेलरेट करता जाएगा, माइनस क्यू की वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, ऐसा कब तक होगा, जब तक कि ये माइनस क्यू सेंटर पे ना पहुंच जाए। सेंटर तक माइनस क्यू की वेलोसिटी कंटिन्यूअसली इंक्रीज करते रहेगी। लेकिन जैसे ही माइनस क्यू रिंग के सेंटर से और आगे नेगेटिव एक्स एक्सिस पे जाएगा, यहाँ पे आएगा, तो अब इस माइनस क्यू के ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स एक्ट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से अभी हम नेगेटिव पॉइंट चार्ज लो होता जाएगा, कहीं जाकर के रुकेगा। एनर्जी कंजर्वेशन से बोल सकते हैं कि ए डिस्टेंस से रिलीज किया था तो ए डिस्टेंस जाकर के ही रुकेगा और फिर ये ऑसिलेशन कंटिन्यू होता रहेगा। क्या ये ऑसिलेशन एसएचएम होगा? नहीं होगा। तुम वेरीफाई कर सकते हो एसएचएम की जो कंडीशंस है उनको चेक करके। लेकिन स्मॉल डिस्टेंस से अगर रिलीज करेंगे तो माइनस क्यू का जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। और ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कि रिंग के एक्सिस के पास, बिल्कुल ये क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना जरूर। रिंग के एक्सिस के बिल्कुल पास, इसके बिल्कुल पास में हम माइनस क्यू को रिलीज करते हैं और माइनस क्यू का मोशन देखते हैं रिंग को फिक्स करके। तो माइनस क्यू उस तरह से ऑसिलेट कर रहा है। ऑसिलेशन का टाइम पीरियड कितना होगा? ठीक है, फॉर स्मॉल एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो तुम पहले एसएचएम करोगे, एसएचएम चेक करोगे और एसएचएम चेक करने के बाद एसएचएम का टाइम पीरियड कैलकुलेट करो। एनीवे, इस क्वेश्चन में क्या कहा, इस क्वेश्चन में इतना कुछ नहीं कहा गया। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि हम रेस्ट से रिलीज करते हैं, स्टार्टिंग में रेस्ट से रिलीज करते हैं और फिर जब ये चार्ज पार्टिकल लेटेस्ट से जब ये चार्ज पार्टिकल सेंटर पर आ जाता है, जब ये चार्ज पार्टिकल सेंटर पर आ जाता है, ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी होगी। सॉल्व करो। यहाँ पे रिंग भी है लेकिन रिंग ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, फिगर अनक्लियर हो जाएगी। सॉल्व करो, वेलोसिटी डिस्टेंस का क्वेश्चन है। आया कुछ? ये सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन डिस्टेंस वेलोसिटी को रिलेट करने वाला है। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में वर्क एनर्जी तो अप्लाई करने जा रहे हैं। पहला स्टेप तो था इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, जो कि ऑलरेडी डिसाइडेड है। दूसरा स्टेप होता है इनिशियल और फाइनल के बीच में फोर्सेस। तो यहाँ पे भी तुम चेक कर सकते हो कंजर्वेटिव के अलावा और इलेक्ट्रिक फोर्स के अलावा बाकी किसी भी फोर्स का वर्क डन 0 होगा। यहाँ पर भी हम इस स्मॉल क्यू के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं। इस पार्टिकल के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करने जा रहे हैं इनिशियल से फाइनल स्टेट में। ठीक है, क्योंकि रिंग फिक्स है तो इसकी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, तो हम सिर्फ माइनस क्यू के ऊपर पार्टिकल वाला वर्क एनर्जी थ्योरम भी अप्लाई कर सकते हैं। क्योंकि सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस का वर्क डन हो रहा है, तो यहाँ पे हम माइनस क्यू के ऊपर एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करें। ठीक है, एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करिए, क्या लिखेंगे?
एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके लिखेंगे इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल इक्वल्स फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। तो ये ध्यान रखना है कि हम इस माइनस क्यू पार्टिकल के ऊपर वर्क एनर्जी थोड़ा अप्लाई करें, क्योंकि इसके अलावा एनर्जी में कोई चेंज नहीं है, तो हम सिर्फ इस माइनस क्यू के ऊपर वर्क एनर्जी थोड़ा अप्लाई करेंगे। ठीक है, ठीक है, एक एक करके बताओ। इनिशियल स्टेट में माइनस क्यू के पास टोटल कितनी मैकेनिकल एनर्जी है, बताओ। काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी Q टाइम्स VA, Q टाइम्स VA। गुड। पोटेंशियल एनर्जी निकालने का तरीका है कि चार्ज देखो और चार्ज जिस पॉइंट पर रखा हुआ है उस पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देखो, ऐसा ही करना होता है ना। ठीक है, इक्वल्स इक्वल्स ये माइनस मैंने क्यों नहीं दिया है, सॉरी, माइनस, ठीक है। इक्वल्स फाइनल फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, तो फाइनल मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है, इसको स्मॉल v², ठीक है, फिर प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन फाइनल पोजीशन, तो वो होगा माइनस क्यू टाइम्स वी ओ, ओरिजिन पर पोटेंशियल। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करोगे, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू तुम्हें पता चल जाएगी। लेकिन फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें ए पॉइंट पर और ओ पॉइंट पर रिंग की वजह से पोटेंशियल निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें देखो माइनस क्यू की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी थी, तो पहले हम मानते हैं कि ये जो रिंग है ना, जैसे ही हमने रिंग को रखा तो इस रिंग ने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड अपने आसपास सेट किया, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डेवलप हो गया। ठीक है, हर पॉइंट अब सेम पॉइंट नहीं है, हर पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंट हो गई। पोटेंशियल जस्ट लाइक हाइट। ठीक है, तो ज्यादा पोटेंशियल का मतलब वहां पे ज्यादा एनर्जी होगी पार्टिकल के पास, और कम पोटेंशियल का मतलब है वहां पे कम एनर्जी होगी। ठीक है, ये बिल्कुल पोटेंशियल बिल्कुल हाइट की तरह है। तो जैसे ही हम रिंग को रखते हैं ना, तो इसके आसपास हर जगह पर फील्ड की वजह से पोटेंशियल भी सेटअप हो जाता है। ठीक है, जहां पर भी फील्ड होगा, फील्ड की वजह से पोटेंशियल भी आएगा। ठीक है, तो तो हर जगह पर पोटेंशियल आ जाएगा। अब पोटेंशियल अगर हमें पता है तो उस पॉइंट पर माइनस क्यू को लाने के बाद माइनस क्यू के पास एनर्जी कितनी आएगी, वो माइनस क्यू चार्ज टाइम्स उस पॉइंट का पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो ये ए पॉइंट और ओ पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा, रिंग की वजह से ए पॉइंट और ओ पॉइंट का पोटेंशियल, ये तो हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना इससे पहले। ठीक है, ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना होगा जरा याद दिलाओ, वो होगा के क्यू अपॉन अंडर रूट, ये कई बार ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, r² + a²। ठीक है, और ओ पॉइंट का सेंटर का पोटेंशियल कितना होगा, फॉर्चुनेटली रिंग की एक्सिस का कोई भी पॉइंट रिंग के हर एक एलिमेंट से सेम डिस्टेंस पर है, तो पोटेंशियल डायरेक्टली लिख सकते हैं KQ/R, जहाँ पे R का मतलब होगा डिस्टेंस फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम एनी चार्ज एलिमेंट। ठीक है, ठीक है, तो इसको ए पॉइंट और पॉइंट का पोटेंशियल पता चल गया, तो अब सिंप्लीफाई करके तुम आंसर भी बता सकते हो। इसमें कुछ पूछना है? अब मैं तुम लोगों से पूछता हूँ, अगर यही क्वेश्चन तुम्हें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं पढ़ा है, उससे पहले पूछा जाता ना, तो इसको सॉल्व करने में हमारी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि इसको सॉल्व करने के लिए ना हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी पड़ती है, और पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए तो इसके हर एक एलिमेंट का इंट्रैक्शन, हर एक एलिमेंट का, ये लेंथी प्रोसेस होता है। ठीक है, लेकिन हम डायरेक्टली
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पता है तो डायरेक्टली हम पार्टिकल के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। पार्टिकल के ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करना सिंपल होगा। ठीक है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? ठीक है, तो पहला एप्लीकेशन बिल्कुल। और भी क्वेश्चन, चलो एक और क्वेश्चन ले लेता हूँ, थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन ले लूं। चलो इसको ट्राई करो, थोड़ा इसको ट्राई करके आंसर ही बताओ तुम लोग, क्या सीखा है इतने टाइम में। हाँ बिल्कुल कर सकते हैं सर, सर कि मैं तुम्हें बताया ही कि एनर्जी कंजर्वेशन तो शॉर्टकट मेथड है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन जो एनर्जी कंजर्वेशन का है वो न्यूटन्स लॉ से, काइनेमेटिक्स से तो सॉल्व हो ही सकता है, ट्राई करना चाहिए। ठीक है, लो तुम लोग हाई लेवल तो क्या, कोई हाई लेवल नहीं होता है ऐसे तो, सब लो लेवल ही होते हैं। तो तुम्हारा लेवल तुम्हारे लेवल पर डिपेंड करता है कि तुम अब हाई लेवल पे पहुंचे हो कि नहीं। ठीक है, ये देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं। अब इसके लिए थोड़ा मैकेनिक्स भी तुम्हें याद होनी चाहिए, और होपफुली अगर पढ़ा है तो याद होगी। ठीक है, तो फिर से बिल्कुल पहले की तरह, बिल्कुल सेम सिचुएशन है, जो पहला क्वेश्चन लिया था ना वैसा ही क्वेश्चन। कैपिटल क्यू है, कहीं पर रखा हुआ है, फिक्स है, और फिर हमारे पास स्मॉल क्यू है। ठीक है, और स्मॉल क्यू को हम कैपिटल क्यू की तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तुम बोलोगे तो सबसे दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है, ये तो मैं चुटकियों में बताऊंगा। पूछा गया कि क्लोजेस्ट अप्रोच कितना होगा, तो इसको फिक्स रखा गया है, तो ऑब्वियस है ये सबसे पास आएगा, मोमेंटरीली रुकेगा, फिर वापस जाएगा। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया है। लेकिन इस बार क्वेश्चन में पूछा गया है कि हम स्मॉल क्यू के को प्रोजेक्ट करते हैं इस एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन के अलावा, बिल्कुल वी नॉट स्पीड से। ये वी नॉट स्पीड गिवन है स्मॉल क्यू, और कैपिटल क्यू को अभी हम होल्ड करके रखे हैं। अगर होल्ड नहीं करेंगे तो ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा, लेकिन उतना हम अभी, ये सब तो मैकेनिक्स का वेरिएशन है, लेकिन अभी सिंपल सिचुएशन सिंपल रखते हैं कि कैपिटल क्यू को फिक्स कर दिया है, और स्मॉल क्यू को हम प्रोजेक्ट करते हैं विद इनिशियल स्पीड वी नॉट। ठीक है, एक काम करता हूँ, इसका मास भी यहाँ पे लिख देते हैं, स्मॉल है स्मॉल क्यू। क्वेश्चन में कहा गया है if small q is projected parallel to the given axis, projected along a line parallel to the given axis, ठीक है, which is at a distance of, let's just say this distance is d। ठीक है, या इसको a कर देते हैं, a कर दिया जाए, लेकिन हमें दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी, कितना दूर है और कितना ऊपर है, तो बता देते हैं, कोई बात नहीं। मैं चाहता हूँ कि कैसे बताऊं, ठीक है, डॉटेड लाइन से बताता हूँ। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये है, ये डिस्टेंस लेते से ए है। ठीक है, और ये वाली जो डिस्टेंस है बी है। अब क्वेश्चन में पूछा गया है, सारी चीजें बता दी गई, सिचुएशन कंप्लीटली बता दी गई है। क्वेश्चन पूछा गया है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। सॉल्व करें।
हाँ, गुड 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 गुड। हाँ, बाकी लोग बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। हेलो। हाँ, किसी ने। अच्छा, इसको सॉल्व कैसे सॉल्व किया जाए, इसमें पूछा क्या गया है, इसमें पूछा गया है कि क्लोजेस्ट अप्रोच कितनी होगी, मतलब मिनिमम डिस्टेंस पूछी है, वेलोसिटी पूछी गई है, डिस्टेंस पूछी गई है। तो एक एक इक्वेशन तो ऑब्वियसली एनर्जी कंजर्वेशन की होगी। ठीक है, लेकिन पहले कोई भी इक्वेशन अप्लाई करने से पहले पहले हम ये देखना चाहते हैं इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। इस चार्ज पार्टिकल का पाथ कैसा होगा। ठीक, तो क्या लगता है तुम्हें कैसा पाथ होगा। जैसे ये पार्टिकल वी नॉट से तुमने प्रोजेक्ट किया, ये आगे बढ़ना स्टार्ट करेगा। ठीक है, आगे बढ़ना ऐसे स्टार्ट करेगा इस लाइन के अलावा। लेकिन लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते ओके 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 ओके, ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि तुम लोगों का रिस्पॉन्स जो आ रहा है पाथ की शेप क्या होगी वो भी तुम लोग बता रहे हो। ओके गुड। तो जैसे ये आगे आएगा ना, इसके ऊपर रिपल्शन की वजह से कुछ यूं फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक, कुछ यूं फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो जैसे ये आगे आने लगेगा चार्ज पार्टिकल, तो ऑब्वियसली ये थोड़ा ऊपर भी जाएगा। ये तो तुम्हें समझ में आ रहा है। ठीक, इसको मैं थोड़ा दूसरी पेज में ड्रॉ करूँ। ये कैपिटल क्यू है और ये स्मॉल क्यू जैसे आगे आ रहा है, तो हो क्या रहा है कि किसी भी टाइम पे ना, मान लो इधर थोड़ा पास ही ड्रॉ करता हूँ, इसके ऊपर कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स कुछ ऐसे रेडियली फोर्स एक्ट कर रहा है और इसकी वेलोसिटी कुछ इधर। तो होगा क्या कि ये जो फोर्स है ये क्या करेगा कि फोर्स का जो एक कंपोनेंट है ना, ये वाला, ठीक है, ये इसकी वेलोसिटी को स्लो करेगा, इधर वाली वेलोसिटी को स्लो करेगा, एक्स एक्सिस वाली वेलोसिटी को स्लो करेगा और वाई एक्सिस की वेलोसिटी को बढ़ाएगा। ठीक है, तो ओवरऑल इसकी थोड़ी देर बाद ये जो एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है, एक्स और वाई के टर्म्स में अगर तुम, ये क्या हो रहा है, हाँ, थोड़ी देर के बाद क्या होगी, इसकी एक्स वाली वेलोसिटी कम होगी, वाई वाली बढ़ेगी, एक्स वाली और कम होगी, वाई वाली और बढ़ेगी। तो जो वेलोसिटी है ना, वो उसकी डायरेक्शन थोड़ा तुम देख सकते हो और ज्यादा एंगल पर आने लगेगी। इसका मतलब इसका जो पाथ है ना, वो कुछ वो कुछ यूं होगा और ये यहाँ पे कभी वापस नहीं आएगा, ये आगे ही चलता जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लो तुमसे इस क्वेश्चन में पूछा जाता बिल्कुल गेस करके, कोई कैलकुलेशन नहीं, मैं तो तुम्हें प्रूव करके एग्जैक्टली स्मॉल क्यू की शेप क्या होगी वो भी तुम्हें मैथमेटिकली दिखा सकता हूँ यही बोर्ड पे अभी भी, अभी अभी। लेकिन मैं कह रहा हूँ बिना कोई इक्वेशन लगाए हुए तुम ऐसे गेस करके अगर तुमसे बोला जाए कि इसकी पाथ की शेप क्या होगी, क्या लगता है तुम्हें। तो पाथ ऐसे फ्री डायग्राम तो कुछ ऐसा होगा, तुम्हें समझ में आ रहा हो, ये चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे जाएगा और ये दूर चलता जाएगा रिपल्शन की वजह से, ये कभी वापस आएगा नहीं, ये इंफिनिटी पे इसी तरह से रिपल्शन की वजह से चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में पूछा जाए क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होगी, मिनिमम डिस्टेंस इसके बीच में कहीं ना कहीं अगर यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो ये कुछ ऐसे, ये मिनिमम डिस्टेंस होगी। ठीक है, यही हमें कैलकुलेट करनी है। लेकिन मैं उससे पहले तुमसे पूछ रहा हूँ कि जो पाथ की शेप है
शेप कैसी होगी बता सकते हो क्या? ये शेप जितने भी कोनिक सेक्शंस है उसमें से ये कैसी शेप तुम्हें लग रही है? कैसी शेप होगी? कोनिक सेक्शन कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, एलिप्स, पैराबोला और हाइपरबोला। ठीक है, और सर्कल भी एलिप्स ही है। तो ये कौन सा कैसी पाथ होगी? तो एलिप्स तो होगा नहीं क्योंकि ये तो ओपन पाथ होगा, क्लोज तो होगा नहीं। तो दो ही ऑप्शन, या पैराबोलिक होगा या हाइपरबोलिक होगा। लेकिन ये पैराबोलिक कैसे होगा? कैसे होगा पैराबोलिक? तुम श्योर कैसे हो कि पैराबोला ही होगा? पैराबोलिक टाइप की है लेकिन पैराबोला ही होगा, ये श्योर नहीं हो सकते ना। तो तुम्हारा आंसर होना चाहिए या पैराबोला होगा या हाइपरबोला। तुम्हें देखने से ये भी लग रहा होगा कि इस तरह का जो अपवर्ड पैराबोला हो रहा है उस टाइप का भी है। ठीक है, ठीक है। तो क्योंकि इस पे फोर्स वेरी कर रहा है, नहीं तो वो कोई फोर्स वेरी कर रहा है तो क्या मतलब है? इसकी शेप एक्चुअली इस केस में तो अगर तुम थोड़ा और एफर्ट लगाओ और मैथमेटिकली मतलब सिर्फ सिर्फ फोर्सेस को देख करके हम गेस नहीं कर सकते, उसके लिए थोड़ा हमें और एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो एग्जैक्टली इस पाथ की इक्वेशन भी हम निकाल सकते हैं और वो इक्वेशन हाइपरबोला को यहाँ पर रिप्रेजेंट करेगी। ठीक है, वैसा क्यों होगा वो थोड़ा बाद में तुम्हें और आइडिया लग जाएगा। लेकिन अभी के स्टेज में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि तुम्हारा आंसर होना चाहिए पैराबोला और हाइपरबोला। ठीक है, क्योंकि हाइपरबोला भी ओपन होता है। तो हाइपरबोला पैराबोला पता है ना, जो पैराबोला होता है कुछ ऐसा होता है। ठीक है, और जो हाइपरबोला होता है वो कोई भी दो लाइन है किसी भी एंगल पर, उनको एसिम्पटोट्स बना करके ये हाइपरबोला होता है। ठीक है, हाइपरबोला हमेशा पेयर में होता है। ठीक है, ठीक है, ओके, कहाँ गया? हाँ, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो सॉल्व करने के लिए हम सोचेंगे कि हमें कैलकुलेट करना है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब है, ठीक है, इसकी पाथ तो कुछ इस शेप की होगी। तो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच कौन सा किस पॉइंट पर आएगी? किस टाइम में हम बोल सकते हैं कि अब ये स्मॉल क्यू पार्टिकल कैपिटल क्यू के सबसे पास आ गया है? कैसे बताएंगे? कैसे बताएंगे? जल्दी थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करो और वो पॉइंट मुझे समझाओ जो कि कैपिटल क्यू से सबसे पास होगा। थोड़ा फिजिकल टर्म्स में बताओ कैसे हम बताएंगे। नहीं नहीं, इसको बहुत ही तुम लोग सिमेट्रिकल ले रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि और ये देखता है तुम बहुत सिमेट्री ले रहे हो फर्कली। ये जैसे ही कैपिटल क्यू है और ये मान लो ये वाली है। ठीक है, हो सकता है अगर तुम बिल्कुल यहाँ से प्रोजेक्ट करते हो तो इसका पाथ हो सकता है कुछ, ठीक है, ऐसा हो। ठीक है, या फिर हो सकता है पाथ इसका अगर बहुत फास्ट प्रोजेक्ट किया तो ऐसा हो। ठीक है, ऐसा हो। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक नहीं आएगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आ सकता है, लेकिन रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक जरूरी नहीं, वो वेलोसिटी पर भी डिपेंड करेगा ऑब्वियसली। लेकिन शेप जो होगी वो, अच्छा ये मैं कैसा बना रहा हूँ, सॉरी सॉरी, ये थोड़ा यहीं से कर्व होना स्टार्ट होगा, लेकिन ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, और ये चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, ये चाहे तो ऐसा भी हो सकता है, हमें नहीं पता है। ठीक है, स्टार्टिंग में तो ये ऐसे ही स्टार्ट होगा, लेकिन वो बात कैसे जाएगा इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो हमें कैसे पता चले किस टाइम पे? जैसे तुम्हें इस फिगर को देख करके पाथ में मान लो ड्रॉ करके दे रहा हूँ, अब तुमसे पूछ रहा हूँ कि इस स्मॉल क्यू के पाथ में से कौन सा पॉइंट कैपिटल क्यू के सबसे पास है। इन सारे पॉइंट्स को देखो, इनमें से कौन सा पॉइंट कैपिटल क्यू के सबसे पास है, कैसे पता लगाएंगे? नहीं हो सकता है ये वी एक्स वी वाई यहाँ पर इक्वल है, वो कंडीशन नहीं होगी। वही तो मैं समझा रहा हूँ तुम्हें।
हाँ, मतलब ये वाली डिस्टेंस मिनिमम होनी चाहिए, यही ना? ये वाली डिस्टेंस जब मिनिमम होनी चाहिए, लेकिन थोड़ा इसको फिजिकली बताओ, मतलब फिजिक्स के टर्म्स में बताओ, थोड़े टेक्निकल टर्म्स में बताओ, जिसको कि हम यूज कर सके इक्वेशंस में। मिनिमम डिस्टेंस उस टाइम में होगी, ध्यान से सुनना, जिस टाइम में, इनफैक्ट किसी भी टाइम में ना, स्मॉल क्यू की जो वेलोसिटी है उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी मोमेंट पे मान लो स्मॉल क्यू, यहाँ पर तीन ऐसे इंस्टेंसेस मान लो मैं ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे तो इसकी वेलोसिटी कुछ यूं है, ठीक है? यहाँ पे वेलोसिटी कुछ यूं है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ ऐसे हो गई, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ किसी भी मोमेंट पे स्मॉल क्यू के पास दो वेलोसिटीज हो सकती है, ठीक है? दो वेलोसिटीज हो सकती हैं। एक वेलोसिटी होगी टुवर्ड्स कैपिटल क्यू रेडियल डायरेक्शन में, और दूसरी वेलोसिटी होगी टेंजेंशियल डायरेक्शन में, ठीक है? किसी भी मोमेंट पे इसकी जो वेलोसिटी है, अगर तुम देखोगे तो उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, ठीक है? ये मान लो यहाँ पर है, और इसको हम ऐसे करके, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट्स होंगे, एक रेडियल वेलोसिटी होगी और एक टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है? तो मैं कह रहा हूँ जब तक स्मॉल क्यू के पास रेडियल वेलोसिटी रहेगी, तब तक स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू के पास या दूर जाता रहेगा, ठीक है? और अगर ये कैपिटल क्यू के पास जा रहा है तो भी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं, दूर जाए तो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं है। अगर पास जा रहा है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इसलिए नहीं है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आने वाली है, क्योंकि और पास जा रहा है चार। और अगर अगर रेडियल वेलोसिटी स्मॉल क्यू की, जैसे यहाँ पर है, अवे फ्रॉम क्यू है, तो भी ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होगी, क्योंकि इससे पहले वाली कोई, क्योंकि अब दूर जा रहा है ना, तो इससे पहले जहां पर होगा वहां पर ये और पास होगा, ठीक है? तो कौन सा पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट होगा? वही पॉइंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट होगा जहां पर स्मॉल क्यू के पास कोई भी वेलोसिटी रेडियल डायरेक्शन में ना आए। जो भी वेलोसिटी है वो बिल्कुल टेंजेंशियल डायरेक्शन में आए, ठीक है? रेडियल वेलोसिटी जहाँ पे जीरो हो जाएगी, वही पॉइंट शॉर्टेस्ट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट होगा। गलत कह रहा हूँ, ठीक है? तो जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वाला जो पॉइंट है ना, वहां पे हमें वेलोसिटी नहीं चाहिए, हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर, मान लो यहाँ पे कुछ ये वाला पॉइंट होगा, ठीक है? यहाँ पर जो इसकी वेलोसिटी है ना, वो सिर्फ टेंजेंशियल डायरेक्शन में है, रेडियल डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है। तो हम बोलेंगे यही पोजीशन जो होगी वो स्मॉल क्यू की क्लोजेस्ट अप्रोच वाली पोजीशन होगी, ठीक है? अब ये क्लोजेस्ट अप्रोच वाली डिस्टेंस होगी कितनी, हमें ये वाली डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो इसको हम डी एज्यूम कर लेते हैं, ठीक है? डी एज्यूम कर लेते हैं, और यहाँ पर जो स्मॉल क्यू के पास वेलोसिटी आएगी उसको हम लेटर से वी एज्यूम कर लेते हैं। तो वी नॉट से प्रोजेक्ट किया था, ठीक है? वी नॉट से प्रोजेक्ट किया था, और लेटर से डी डिस्टेंस आने के बाद स्मॉल वी वेलोसिटी हो गई, ठीक है? ये पास आया है, और तो ऑब्वियसली इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कम होगी, ठीक? क्योंकि रिपल्शन की वजह से यहाँ पे मिनिमम वेलोसिटी होगी, इसके अलावा हमेशा ज्यादा वेलोसिटी होगी, ठीक है? तो ये हमें कैलकुलेट करना है कि डी की वैल्यू कितनी होगी, डी की वैल्यू कितनी होगी। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले तो एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, ठीक है? एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करके क्या लिखेंगे? मैं इक्वेशंस लिख देता हूँ और तुम लोग इसको चेक कर लेना, ठीक है? इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेरा कोई इंटेंशन नहीं है, लेकिन मैं हिंट यहाँ पे दे ही देता हूँ। एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना समझने में? सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्टेंस पूछी गई है, वेलोसिटी दी गई है, तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना चाहिए। लेकिन एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने के लिए प्रॉब्लम ये है कि जब हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे इनिशियल पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन पर, एक मिनट, इनिशियल पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन पर जब हम एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे, तो एक काम करते हैं, अप्लाई करते हैं। इनिशियल पोजीशन में टोटल मैकेनिकल एनर्जी बताओ कितनी लिखेंगे?
जल्दी बताओ, एक एक करके दोनों टर्म्स बताओ। इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी, ये जो पोजीशन है ना, इसको मैं लिख देता हूँ ए बी। ठीक, ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये ए है, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये बी है। ठीक, इनिशियल पोजीशन पे टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखते हैं। सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो 0 होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, कैसे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी? तो मैं इस क्वेश्चन में ना पोटेंशियल Q टाइम्स V1 नहीं लिख रहा हूँ, इस सिस्टम के ऊपर ही ना, कि क्योंकि 2 पॉइंट सिस्टम है तो यहाँ पे आसान होगा कि हम डायरेक्टली पोटेंशियल एनर्जी लिखें सिस्टम की। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम बताओ इनिशियल स्टेट में कितनी होगी, K Q1 Q2 अपॉन R, और R का मतलब होगा इन दोनों पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें पता है, वो है K Q1 Q2 अपॉन व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देम, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये इनिशियल इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम होगी जब चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया गया। नहीं, इसमें एक पॉइंट मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी अब 0 नहीं है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ, ठीक है, हाफ m v नॉट स्क्वायर। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी हाफ m v नॉट स्क्वायर एंड पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन R इक्वल्स फाइनल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। बताओ जल्दी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और काइनेटिक एनर्जी अनफॉर्चुनेटली क्लोजेस्ट अप्रोच पे 0 नहीं होगी इस बार। अगर बिल्कुल बिल्कुल सेम एक्सिस के अलोंग Q को भेजा जाता ना, तब तो क्लोजेस्ट अप्रोच का मतलब होता है कि ये पार्टिकल रेस्ट पर आ गया, लेकिन इसके पैरेलल किसी भी लाइन के अलोंग अगर हम स्मॉल q को प्रोजेक्ट करेंगे तो वो कभी भी रेस्ट में आएगा ही नहीं, वो किसी किसी ना किसी वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा होगा मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच वाली डिस्टेंस पर भी। तो उस टाइम की वेलोसिटी हमें पता नहीं है, हमें तो सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी दी गई है ना, क्लोजेस्ट अप्रोच वाली वेलोसिटी हमें पता नहीं है। तो जो भी वेलोसिटी उसके टर्म्स में हाफ mv स्क्वायर फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी, और पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी K Q1 Q2 अपॉन R। R का मतलब ये D, और यही D हमें कैलकुलेट करनी, यही D हमारा आंसर होगा। तो इसको सॉल्व करने जाओगे ना, तो प्रॉब्लम ये है कि एनर्जी कंजर्वेशन जब तुम अप्लाई करो तो यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल आएंगे, कि D पता चल जाता अगर V की वैल्यू नोन होती तो एक इक्वेशन से काम नहीं चलेगा, एक और इक्वेशन चाहिए इस वेलोसिटी के लिए, एक और इक्वेशन चाहिए। तो दूसरा हम क्या करेंगे, तो दूसरी इक्वेशन क्या अप्लाई करेंगे बताओ, मोमेंटम कंजर्वेशन। मोमेंटम कंजर्वेशन भी यहाँ सिस्टम के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये स्मॉल ये कैपिटल क्यू जो है ना, इसको हमने फिक्स करके रखा है। फिक्स करके रखा है कि मतलब जहां पर भी स्मॉल क्यू पहुंच रहा है वहां पे स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू ऊपर हमेशा एक रिपल्सिव फोर्स अप्लाई कर रहा हो, उसको रोके रखने के लिए एग्जैक्टली इक्वल एक्सटर्नल फोर्स यहाँ सपोर्ट से इस कैपिटल क्यू के ऊपर एक्ट कर रहा होगा। ये फोर्स अलग अलग डायरेक्शन में जैसे जैसे आगे बढ़ेगा इसको होल्ड करके रखेगा। ठीक है, क्योंकि हमारे सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है, सिस्टम के ऊपर वर्क एनर्जी हम अप्लाई किया, सिस्टम के ऊपर डी कैलकुलेट करने के लिए हमें एक और इक्वेशन चाहिए। तो मोमेंटम के बारे में सोचते हैं। अगला जो नेचुरल चॉइस है, तुम सोचोगे मोमेंटम कंजर्वेशन टेस्ट करते हैं, तो हमारे सिस्टम के ऊपर मोमेंटम कंजर्वेशन भी होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि हमारे सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो फिर उसके बाद सोचते हैं फिर और क्या बचा, फिर सोचते हैं क्या हमारे सिस्टम के ऊपर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन होल्ड करेगा। तो हम स्मॉल क्यू के ऊपर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किस पॉइंट के अबाउट, कैपिटल क्यू के अबाउट। ठीक है, तो कैपिटल क्यू के अबाउट तुम्हें अगर याद नहीं है तो फिर से बता देता हूँ। ये कोई पार्टिकल है, कैसे भी ट्रैवल कर रहा है, कैसे भी ट्रैवल कर रहा है, इस पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम अगर तुम्हें चेक करना है तो हम कोई पॉइंट लेते हैं। ठीक है, कोई ना कोई पॉइंट होता है जिस पॉइंट के अबाउट हम सिस्टम के ऊपर एंगुलर इम्पल्स मोमेंटम अप्लाई करते हैं। तो अगर पी पॉइंट के अबाउट पार्टिकल के ऊपर नेट टॉर्क 0 होगा,
तो P पॉइंट के ही अबाउट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहेगा। अगर P पॉइंट के अबाउट पार्टिकल के ऊपर कोई टॉर्क ही नहीं आया है, जब टॉर्क ही नहीं आया तो एंगुलर मोमेंटम कैसे चेंज होगा? तो P पॉइंट के अबाउट पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम हमेशा सेम रहेगा, ठीक, कंजर्व रहेगा। तो दूसरी इक्वेशन जो तुम लिखोगे ना, वो इस स्मॉल क्यू के अबाउट, सॉरी, इस कैपिटल क्यू के अबाउट, इस पॉइंट का कुछ नाम भी रख देते हो, इसको ओरिजिन मान लेते हैं, मान लो ये O है, तो ओरिजिन के अबाउट स्मॉल क्यू के ऊपर हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन अप्लाई करेंगे इनिशियल और फाइनल पोर्शन पे। क्योंकि स्मॉल क्यू कहीं पर भी आएगा, स्मॉल क्यू कहीं पर भी आएगा, इसके ऊपर स्मॉल क्यू के ऊपर फोर्स तो एक्ट कर रहा है, लेकिन इस फोर्स का टॉर्क ओरिजिन के अबाउट हमेशा जीरो होगा, क्योंकि स्मॉल क्यू कहीं पर भी पहुंचेगा, इस स्मॉल क्यू के ऊपर जो फोर्स है ना, वो ओरिजिन से पास करेगा। तो और कोई पॉइंट लेते तो स्मॉल क्यू का एंगुलर मोमेंटम सेम नहीं होता, कंजर्व नहीं रहता, लेकिन ओरिजिन, क्योंकि ओरिजिन के अबाउट स्मॉल क्यू के ऊपर जो नेट फोर्स एक्ट कर रहा है, स्मॉल क्यू के ऊपर जो ये, सॉरी मैं अट्रैक्टिव क्यों दिखा रहा हूँ, ये सब रिपल्सिव फोर्सेस है। तो एनीवे क्योंकि फोर्स रेडियल है, तो किसी भी पॉइंट पर स्मॉल क्यू के ऊपर ओरिजिन के अबाउट फोर्स का टॉर्क जीरो होगा, तो स्मॉल क्यू का एंगुलर मोमेंटम ओरिजिन के अबाउट कंजर्व रहेगा। तो दूसरी इक्वेशन आएगी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में, इनिशियल और फाइनल पोजीशन में स्मॉल क्यू का एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा, ठीक है। और एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन की भी इक्वेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, तुम लोग उसको बाद में देखते रहना कि टर्म सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। हम लिखेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लिखेंगे इनिशियल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, फाइनल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम, पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम कैसे लिखते हैं पता है ना, mv, ठीक है। लीनियर मोमेंटम देखते हैं और देखते हैं कि लाइन ऑफ मोशन की डिस्टेंस एक्सिस से कितनी दूर है। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा बताओ, वो लिखेंगे एम वी नॉट टाइम्स इसके लाइन ऑफ एक्शन की डिस्टेंस, ये तो बी गिवन ही है, ठीक है, तो ये डायरेक्टली लिखेंगे बी, ये इनिशियल एंगुलर मोमेंटम। और फाइनल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा बताओ, एम वी जो कि अननोन है, एम वी एंड डी, क्योंकि इसकी लाइन ऑफ एक्शन से ये डी डिस्टेंस। तो ये दो सिंपल सी इक्वेशन है, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो और तुम्हें डी की वैल्यू भी, वी की वैल्यू भी पता चल जाएगी। कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, ठीक है, ये पहला एप्लीकेशन। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस एनर्जी कंजर्वेशन के बनाए जा सकते हैं। तुम देख सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने में यूजफुल है, ठीक है। इनफैक्ट जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने जो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस ही किया था, उसका पर्पस था एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई कर पाना। नेक्स्ट एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड, to calculate electric field due to charge systems, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को यूज करके भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। अब थोड़ा सा रिकैप करो, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के हमारे पास दो मेथड है, एक तो कूलॉम्स लॉ वाला KQ/R² से पॉइंट बाय पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट, हर पॉइंट चार्ज के लिए ऐड करके नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा मेथड था गॉसेस लॉ, अगर चार्ज सिस्टम के पास सिमेट्री है तो गॉसेस लॉ की हेल्प से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। ये दो मेथड है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने की भी दो मेथड है। पहला मेथड है कि पॉइंट बाय पॉइंट, हर पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी, हर पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल KQ/R होता है, तो हर पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को ऐड करो, ऐड करके किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए टोटल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो मेथड नंबर 1 है, फंडामेंटल मेथड है। दूसरा मेथड है कि दूसरा मेथड है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन यूज करके, कि जिस पॉइंट पर पोटेंशियल पूछा गया है वहां पे चार्ज को मत देखो, उस पॉइंट पर 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से पहुंचा दो, किसी तरह से जितना भी पहुंचाने में तुम्हें वर्क करना पड़ेगा, यही पॉइंट की इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगी। तो अभी थोड़ा अगर मैं माइंड मैप बनाऊं तुम लोगों का कि अभी तक तुम लोगों ने क्या क्या किया, जैसे ये चार्ज है,
ठीक है, और ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, फील्ड, और ये है पोटेंशियल। तो 3 दोस्त हैं और ये ट्राइंगल बन गया है, ठीक है, लव ट्राइंगल है, ठीक है, और यहाँ पे तीनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल अटैच हैं, बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, मतलब कोई अलग नहीं हो सकता, एक रहेंगे तो बाकी दुखी रहेंगे। तो जैसे ही चार्ज आएगा ना यूनिवर्स में, जैसे ही तुमने चार्ज उठाया, स्कैटर कर दिया, तो जैसे ही चार्ज आएगा इमीडिएटली चार्ज अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप करेगा, ठीक है। तो अगर तुम्हें चार्ज पता है कि चार्ज हर जगह पर पता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कूलॉम्स लॉ यूज करके तुम हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक। कैसे कैलकुलेट करते हो, ठीक है, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अगर तुम्हें चार्ज पता है तो उस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंजर्वेटिव फील्ड है, और अगर कंजर्वेटिव फील्ड है तो कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर हर एक पॉइंट के साथ एनर्जी भी एसोसिएटेड है, ठीक है। तो हर एक पॉइंट के पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। तो अगर चार्ज पता है तो तुम पोटेंशियल भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अगर चार्ज पता है तो चार्ज पता है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, के क्यू अपॉन आर। कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरा इसका रिवर्स क्वेश्चन है कि अगर मान लो, और ऐसी सिचुएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में होती है, अगर तुम एडवांस इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का कोर्स पढ़ते हो तो वहां पे ऐसी सिचुएशन तुम्हें दी जाएंगी जिसमें कि तुम्हें चार्ज पता ही नहीं होगा क्या कितना है, कहाँ है, कैसे है, लेकिन चार्ज की वजह से फील्ड नोन हो, ठीक है। तो तुम्हें फील्ड देख करके बताना होगा कि हर जगह पर चार्ज कितना कितना, और ये भी हम 100% कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फील्ड को देख करके भी चार्ज कैलकुलेट करना आना चाहिए, लेकिन फॉर्चुनेटली हमारे डोमेन में, अभी हमारे स्कोप में फील्ड को यूज करके चार्ज कैलकुलेशन वाले प्रॉब्लम्स आउट ऑफ कोर्स है, ठीक है। वो अभी तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, उसके लिए थोड़ा तुम वेक्टर कैलकुलस सीखोगे, एडवांस मैथमेटिक्स थोड़ा सीखोगे, कोऑर्डिनेट्स, हायर कोऑर्डिनेट सीखोगे, तो हायर कोऑर्डिनेट, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो फिर थोड़ा आसान होगा। और तुम फील्ड, अगर सिर्फ फील्ड बता दी जाएगी ना हर जगह कितनी कितनी है, चार्जेस नहीं पता है लेकिन फील्ड पता है, तो फील्ड को देख करके भी चार्ज बता सकते हैं। और ये बिल्कुल बिल्कुल ऑब्वियस है ना, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा तो उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के करस्पॉन्डिंग एक यूनिक पैटर्न ऑफ फील्ड सेटअप होगा, ठीक है। तो अगर हमें फील्ड भी दी गई है तो उसके करस्पॉन्डिंग कोई ना कोई यूनिक पैटर्न ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो फील्ड को भी देख करके यूनिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा पता लगाना आना चाहिए, ठीक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे हमारे या फॉर्चुनेटली कह लो, ये वाला जो पार्ट है ये हमें नहीं करना है, ठीक है। कैलकुलेट कर सकते हैं, वो हमारे सिलेबस का। उसी तरह इससे भी ज्यादा पॉपुलर क्वेश्चन, अगर हाँ तुम इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लेते हो तो तुम्हें बहुत सारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स दिए जाएंगे जिसमें कि पोटेंशियल तुम्हें हर जगह पर पता होगा, कि पोटेंशियल, नॉर्मली हमें पोटेंशियल पता चलता है और हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसको यूज करके हम पोटेंशियल की वैल्यू मेजर कर सकते हैं। तो पोटेंशियल का पैटर्न पता होता है, तो पोटेंशियल को देख करके चार्ज को देख करके पोटेंशियल पता कर सकते हैं। क्या पोटेंशियल को देख करके चार्ज पता कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर चार्ज से हम पोटेंशियल पर आ सकते हैं तो ऑब्वियसली पोटेंशियल से भी चार्ज पर जा सकते हैं, लेकिन फॉर्चुनेटली तुम्हारे कोर्स के बाहर है पोटेंशियल। अगर चार्ज पता है, पोटेंशियल तुम बता सकते हो। हाँ देखो, अभी के नॉलेज की बेसिस पर भी तुम कुछ कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स ऐसे सॉल्व कर सकते हो जिसमें फील्ड को देख करके तुम्हें चार्ज कैसा हो पता चल जाए। जैसे कि मान लो तुम्हें बता दिया गया कि जो
इलेक्ट्रिक फील्ड है बिल्कुल यूनिफॉर्म है, तो तुम गेस कर सकते हो कि उसके करस्पॉन्डिंग बिल्कुल शीट ऑफ चार्ज होगा, ठीक है। उसी तरह से या उसी जैसा मतलब पैरेलल शीट जैसा ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा, थोड़ा बहुत गेस कर सकते हो। या फिर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का पैटर्न वो सिलिंड्रिकल है, तो तुम गेस कर सकते हो कि वो लाइन चार्ज की वजह से होगा। लेकिन एग्जैक्टली स्पेस में फील्ड लाइंस किसी भी रैंडम पैटर्न में दे दी जाए, उसको देख करके हर जगह पर चार्ज कितना होगा बताना, वो हमारे स्कोप से बाहर है। ये इस तरह से मान लो फील्ड लाइंस दे दी गई, अब हर जगह चार्ज पूछी गई है, तो वो नहीं बता सकते हैं इतनी आसानी से बिना प्रॉपर कैलकुलेशन के, जो कि हमारे कोर्स के बाहर है, ठीक है। लेकिन अब दूसरा दूसरा क्वेश्चन बनता है कि मान लो चार्ज है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह पर कैसे है बता दी गई है, ठीक है। चार्ज नहीं बताया गया है, फील्ड बताया, चार्ज की वजह से हर जगह पर फील्ड एग्जैक्टली नोन है, ठीक है। चार्ज की वजह से फील्ड नोन है, तो क्वेश्चन उठता है कि क्या हम फील्ड को देख करके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बता सकते हैं। और इसका ऑपोजिट, फील्ड नहीं पता है, चार्ज है, चार्ज स्कैटर्ड होगा तो चार्ज के करस्पॉन्डिंग हर पॉइंट पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा। हमें पोटेंशियल हर जगह पर पता है, हर पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू एग्जैक्टली नोन है, तो क्या हम पोटेंशियल को देख करके फील्ड कैसी होगी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट हमारे कोर्स में भी है, कैलकुलेट तो कर ही सकते हैं, लेकिन हमें हमें कैलकुलेट करना भी है इसी कोर्स में, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी दिए जाएंगे जिसमें कि अभी तो सिर्फ चार्ज दिया जाता था, तो चार्ज अगर पता है तब तो सबसे आसान क्वेश्चन है। चार्ज पता है तो कोई ना कोई मेथड यूज करके चार्ज जैसे भी दिया गया हो पॉइंट बाय पॉइंट ऐड करके तुम फील्ड भी कैलकुलेट कर लो, पुटिंग चार्ज पता गया तो सब पता है, तो सबसे आसान क्वेश्चन है, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड में चार्ज कैसे हमें पता नहीं, चार्ज की वजह से फील्ड से बता दी गई है, हर जगह पर तुम्हें फील्ड नोन है, तो अगर फील्ड नोन है तो भी हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं, और पोटेंशियल नोन है तो भी हम फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो फील्ड को देख करके पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो कैलकुलेट करने के लिए हम सोचेंगे, तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशनशिप हो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, फोर्स है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी है। तो फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम रिलेट कर सकते हैं अगर हमें कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशनशिप पता हो, ठीक है। और वो हमें पता है, सॉरी, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है फोर्स और पोटेंशियल, फोर्स और पोटेंशियल, सॉरी फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशनशिप, ठीक है। तो लेट अस से थोड़ा सा तुम्हें याद दिलाता हूँ बहुत ब्रीफली कि ये मान लो कंजर्वेटिव फील्ड है कोई, ठीक है, जैसे mg है, स्प्रिंग फोर्स है, ये कंजर्वेटिव फोर्स है। तो कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में पार्टिकल होता है, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है, यहाँ पर हर कहीं पर भी पार्टिकल को रखा जाए उसके पास हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, तो कैलकुलेट करने का तरीका है कि हम डेफिनेशन अप्लाई करते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होता है वो क्या होता है, नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है। कि मैं चाहूँ तो जल्दी से मैं रिलेशनशिप निकाल ही देता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ हर एक स्टेटमेंट, हर एक इक्वेशन जो लिख रहा हूँ इसको बिल्कुल इंट्यूटिवली फील करने की कोशिश करो कि कंजर्वेटिव, चलो mg लेते हैं, यहाँ मान लो mg ऐसे फोर्स है, ठीक है। तो अच्छा सॉरी सर, एक साइड डी लिखा है एक साइड नहीं लिखा है, और तुम लोग कुछ बोलते भी नहीं हो। हाँ ठीक है, इज ऑल्सो, तुम सही कह रहे हो सर शायद, mg वर्टिकली डाउनवर्ड है। और हाँ, ये रिलेशनशिप क्या कहता है, ये रिलेशनशिप कहता है कि तुम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पार्टिकल को ले जाओ, ये रिलेशनशिप कहता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेकर के जाओ। और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब है कि कंजर्वेटिव फोर्स ने जितनी भी एनर्जी निकाली वो पोटेंशियल फॉर्म में चली, यही मतलब हुआ ना।
तो तुम अगर फोर्स के ऑपोजिट जाते हो ना, ऊपर जा रहे हो जैसे, ठीक है, तो ऊपर जाओगे तो mg का वर्क नेगेटिव होगा, mg क्या करेगी, तुम्हारी एनर्जी निकाल लेगी और वो पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर करेगी। तो 1 से 2 अगर जा रहे हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है। और इसका उल्टा अगर फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हो, अगर 2 से 1 आते हो, ठीक है, 2 से 1 आते हो तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। यही है ना इस इक्वेशन का मतलब, ठीक है। तो ये इक्वेशन बताती है कि कंजर्वेटिव फील्ड के प्रेजेंस में किसी भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितना होगा। कैलकुलेट करने के लिए बस तुम्हें ये करना पड़ेगा, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, सिंपल है, ठीक है। हमें पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स के बीच में रिलेशनशिप चाहिए। ओके, ठीक है, तो ये पोटेंशियल एनर्जी, आशिक आशिक ध्यान से सुनो, ये रिलेशनशिप तो पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन है, चेंज इन पोटेंशियल। इसको पहले हम ऐसे लिखते थे, डेल्टा पी इक्वल्स नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, लेकिन इसको स्मॉल एलिमेंटल चेंज के लिए इसको हम डी यू लिखते हैं और इसको माइनस डी डब्ल्यू लिखते हैं, ठीक है। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, तो ये रिलेशनशिप तो तुम्हें ऑलरेडी पता है। अब मैं इस रिलेशनशिप की मीनिंग समझा रहा था। ये रिलेशनशिप कहता है कि किसी भी कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में अगर हम पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट कैरी करके ले जाते हैं तो पार्टिकल की जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव ऑफ, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स की इक्वल होगी। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे पार्टिकल है, पार्टिकल को पोजीशन 1 से पोजीशन 2 तक कैरी करके ले जाते हैं, ठीक है। तो 1 से 2 में कितनी पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगी, ठीक, ये डेफिनेशन कहती है कि वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय mg होगा, ठीक। और नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय mg का मतलब है कि mg कितनी एनर्जी पार्टिकल से एक्सट्रैक्ट करे, और यही तो बेसिस था ना पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने का, कि 1 से 2 जब हम कैरी करके ले जा रहे हैं पार्टिकल को, तो तो जितनी भी एनर्जी mg नेगेटिव वर्क करके एक्सट्रैक्ट कर रहा है वही पोटेंशियल फॉर्म में पार्टिकल के पास आ रही है, ठीक है। ये बहुत बार हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो डी इक्वल्स माइनस डी डब्ल्यू, इसमें कोई ये बस इतना कहता है कि कंजर्वेटिव फोर्स के इन्फ्लुएंस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में पोटेंशियल एनर्जी चेंज वो नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स के इक्वल होगा, जिसका मतलब है कि कंजर्वेटिव फोर्स नेगेटिव वर्क करके जितनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है वो पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर करता है। ओके, हमें एनर्जी और फोर्स का रिलेशनशिप चाहिए, तो लेफ्ट साइड में तो एनर्जी है, लेकिन राइट साइड में हम इसको लिखेंगे माइनस एफ डॉट डी आर, ठीक है, जनरल सेंस में, ठीक है। तो ये डिजायर्ड रिलेशनशिप है, इसको हम सीधा एफ डी आर नहीं लिख सकते क्योंकि एलिमेंटल वर्क डन का मतलब होगा फोर्स लिखना पड़ेगा और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जनरल पाथ के अलोंग फोर्स किधर भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट किधर भी हो सकता है, ओके, ठीक है। तो ये एनर्जी और फोर्स का तो रिलेशनशिप है, लेकिन हम एनर्जी और फोर्स नहीं, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशनशिप निकालना चाहते हैं। तो किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस है उसको हम और कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म्स में क्यू डीवी लिख सकते हैं, ठीक है। ये तो कल डिस्कस कर चुके हैं ना, एक पॉइंट का पोटेंशियल V1 है, दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल V2 है, तो इन दोनों के बीच में अगर Q चार्ज को 1 पर रखेंगे तो QV1, 2 पर रखेंगे QV2, पोटेंशियल एनर्जी होगी तो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस कितनी होगी, Q, दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस लिखना। लाइक वाइज फोर्स क्या लिखेंगे, फोर्स लिखेंगे Q टाइम्स E डी आर, और इसके बाद ये फेमस रिलेशनशिप आता है पोटेंशियल और फील्ड का। ये बेसिस है, मतलब ये फंडामेंटल इक्वेशन है जहां से हम फील्ड और पोटेंशियल को रिलेट करेंगे। तो जब भी
ठीक है, फील्ड को पोटेंशियल में या पोटेंशियल को फील्ड में ट्रांसफॉर्म करने की बात आई, ये हमारे पास रिलेशनशिप है। और ये रिलेशनशिप क्या कहता है, इसको फिर से सुन लो। लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है डीवी, डीवी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ठीक, पोटेंशियल चेंज, दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल चेंज होगा वो नेगेटिव ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्प्लेसमेंट की इक्वल होगा। ठीक है, तो अब ये रिलेशनशिप क्या कहती है, ये कहती है कि किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, फील्ड मतलब फोर्स की तरह, तो कोई भी जनरल रीजन ड्रॉ कर लेते हैं। मान लो किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ यूं है, ऐसे करके, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे हैं। ठीक है, कोई भी दो पॉइंट उठाओ, इस रिलेशनशिप को थोड़ा और ज्यादा विजुलाइज कर लेते हैं जल्दी। ठीक है, ये पॉइंट 1 है, ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है, पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2। ठीक है, तो हम 1 से 2 ट्रैवल करने में इस इक्वेशन की हेल्प से पता लगाना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे फील्ड दी गई है, फील्ड हमें ड्रॉ करके दे दी गई है, तो इस फील्ड के अंदर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हम पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, हम पोटेंशियल डिफरेंस 1 और 2 के बीच में कैलकुलेट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये रिलेशनशिप कहती है कि 1 से 2 ट्रैवल करके देखो डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट तो कुछ ऐसे है, डिस्प्लेसमेंट तो कुछ ऐसे है, ये डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, मान लो 1 और 2 बहुत पास है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ ऐसे ही है। ठीक है, बहुत पास के लिए चलो देख रहे हैं हम, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, मतलब तुम 1 से 2 जाने में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हो, तो ये दोनों जो डॉट प्रोडक्ट है ना, ये पॉजिटिव होगा, और इसके साथ क्योंकि माइनस लगा है, तो ओवरऑल राइट साइड वाली क्वांटिटी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं तो राइट साइड वाली क्वांटिटी नेगेटिव होगी, जिसका मतलब है कि पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होगा। और पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होने का मतलब है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, पोटेंशियल चेंज नेगेटिव होने का मतलब है कि पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। पोटेंशियल डिक्रीज करने का मतलब है कि 1 का पोटेंशियल मान लो 50 वोल्ट है, तो 2 का पोटेंशियल 40 वोल्ट होगा। ठीक है, अगर 1 का पोटेंशियल 60 वोल्ट है तो 2 का पोटेंशियल अगर ये 60 है तो ये 55 हो सकता है, या 59 हो सकता है, या कुछ भी 40 हो सकता है। ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन में हम जब भी ट्रैवल करेंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। ठीक है, और ये कोई नया स्टेटमेंट नहीं है, ये बिल्कुल वही एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी फोर्स का स्टेटमेंट है कि जब भी हम कंजर्वेटिव फोर्स की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करती है। उसी को कहने का दूसरा तरीका है कि जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमेशा डिक्रीज करेगा, एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो पहले तो तुम पोटेंशियल चेंज और फील्ड का जो ये रिलेशनशिप है ना, इससे बहुत फेमिलियर हो जाओ। फिर तुम देखोगे कि इस इक्वेशन को यूज करके जहां पर जब भी हमें फील्ड बताई जाएगी तो हम हर जगह पर पोटेंशियल निकाल सकते हैं इसी रिलेशनशिप को यूज करके, और जब भी हमें पोटेंशियल दे दी जाएगी तो इसी रिलेशनशिप को यूज करके हम फील्ड भी हर जगह पर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, पहले ये चेंज वाली रिलेशनशिप समझते हैं, तो मैं एक दो एग्जांपल लेता हूँ, तुम लोग मुझे हेल्प करना कि पोटेंशियल थोड़ा अब मुझे बताना कि किस पॉइंट का ज्यादा होगा, किस पॉइंट का कम होगा। ठीक है, तो मान लो हमारे पास कोई ऐसा रीजन, मान लो ये बिल्कुल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वाला रीजन है, तो मैं कुछ पॉइंट्स दे देता हूँ, ए बी सी। ठीक है सबसे पहले बताओ कि ए और बी में किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, किसका पोटेंशियल कम होगा। बताओ। ऑब्वियसली तुम बोलोगे जब हम ए से बी ट्रैवल कर रहे हैं ना तो हमेशा फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं, तो जब भी फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं रिलेशनशिप कहती है कि
माइनस ई डॉट डी आर। तो जब भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, तो बी का ए का जो पोटेंशियल है वो ज्यादा होगा बी के पोटेंशियल से। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि ये बताओ सी का बी और सी के पोटेंशियल में क्या कौन ज्यादा होगा? सेम होगा, क्योंकि बी से सी जब हम ट्रैवल कर रहे हैं ना, बी से सी ट्रैवल कर रहे हैं तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल ही नहीं कर रहे, उसके परपेंडिकुलर ट्रैवल कर रहे हैं। और इस रिलेशनशिप को तुम देख सकते हो, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर होगा, ये डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा, तो कोई पोटेंशियल चेंज नहीं आएगा। तो तुम बी से सी आओगे ना, तो कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा, क्योंकि हम फील्ड की ना डायरेक्शन में ना अगेंस्ट ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, अब मान लो कोई अगला पॉइंट यहाँ पर डी है, डी के बारे में पूछा जा रहा है, तो तुम सी से डी अगर ट्रैवल करोगे तो डी के बारे में बताओ। बी और सी का पोटेंशियल बिल्कुल सेम होगा, क्योंकि हम बी से सी आने में ना ही फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करें ना ही ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करें। ठीक है, तो बी और सी का पोटेंशियल तो सेम है। डी के पोटेंशियल के बारे में बताओ। डी का पोटेंशियल सी और डी से कंपेयर करो, डी और सी में क्या होगा। ठीक है, तो तुम सोचोगे कि अगर हम सी से डी ट्रैवल करते हैं तो ये तो बिल्कुल, ठीक है, अगेंस्ट भी नहीं है, ठीक है, टुवर्ड्स भी नहीं, ये तो एंगल पर है। लेकिन हम बोलेंगे इस डिस्प्लेसमेंट का जो कंपोनेंट है ना, वो तो फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो फिर से डॉट प्रोडक्ट करोगे तो फिर से हम बोलेंगे कि क्योंकि हम फील्ड के अगेंस्ट ट्रैवल करना पड़ रहा है तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। या दूसरा तरीका है कि तुम्हें डायरेक्टली सी से डी ऐसे जाना है, पाथ कोई भी चले, हम पहले इधर जाते हैं, कि पहले इधर जाते हैं फिर इधर या पहले ऐसे जाते हैं, पहले बिल्कुल ऐसे ट्रैवल करते हैं परपेंडिकुलर, कोई पोटेंशियल चेंज नहीं हुआ, ई पॉइंट पर पहुंच गया। अब ई से डी की तरफ ट्रैवल करके तो बोल सकते हैं ना हम हमेशा फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करें, पोटेंशियल इंक्रीज करना चाहिए, इसका मतलब डी का पोटेंशियल सी से ज्यादा होगा। ठीक है, सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगला एक दो बस में तुम्हें एग्जाम्पल ले लेता हूँ, मुझे बता दो कि पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा कम होगा, मैं खुश होकर के, ठीक है, अपने घर वापस चला जाऊंगा। वैसे घर में ही हूँ मैं तो, लेकिन इस बार देखते हैं कौन कौन बता पाता है, लेकिन फील थोड़ा सही से बनानी पड़ेगी, नहीं तो तुम लोग फिर बोलोगे क्वेश्चन में ही गलती थी, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तुम लोग इमोशंस को तो समझते नहीं हो, सिर्फ जो ड्रॉ किया होता है उसी पे जाओगे। अरे ये क्या हो रहा है, ये एक ही तरह की क्यों दिख रही है, ये तीनों पैरेलल टाइप की दिख रही है मुझे, और मैं बनाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा कन्वर्जिंग। ठीक है, अब ठीक है, चलो जैसा हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास ये ए पॉइंट है, ठीक है, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है, और डी पॉइंट है। अब इन सबको जल्दी से रैंक कर दो कि किसका पोटेंशियल ज्यादा होगा किसका पोटेंशियल कम होगा। ये सब रैंक कर दो, बस मैं आंसर देख लूँ, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। अगर एक्सप्लेनेशन चाहिए, एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो तुम मुझे बताना। ठीक है, सबने कर लिया, अच्छी बात है। ठीक है, तुम देख सकते हो कि दो पॉइंट्स के बीच
2 पॉइंट्स का पोटेंशियल कंपेयर करना है तो तुम बस एक से दूसरे की तरफ ट्रैवल करो और ये देखो कि फील्ड की डायरेक्शन में है या अगेंस्ट। अगर डायरेक्शन में है तो पोटेंशियल डिक्रीज ही करेगा। फील्ड की डायरेक्शन में हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज ही करता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि मान लो तुम माउंटेनियरिंग करने गए हो, ठीक है, यहाँ पे ये तुम्हारे पास मान लो इस तरह का ऐसा पहाड़ है, ठीक है। तो जब भी तुम फील्ड की डायरेक्शन में ट्रैवल करो, मतलब वर्टिकली डाउन आओगे ना, तो हमेशा पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, ठीक है। नीचे आते हो पोटेंशियल डिक्रीज करता है। और जब भी तुम फील्ड के अगेंस्ट ट्रैवल करोगे, जब ऊपर चढ़ोगे, तो पोटेंशियल इंक्रीज ही करेगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि तुम माउंटेन पे वॉक करो लेकिन ना तुम्हारा पोटेंशियल राइज करे ना फॉल करे। तो वो अगर तुम बिल्कुल फ्लैट चल रहे हो ना तुम फील्ड की डायरेक्शन में जा रहे हो ना ऊपर जा रहे हो, तो ना पॉइंट का पोटेंशियल राइज करेगा ना ही फॉल करेगा, ठीक है। तो इन दोनों पॉइंट्स का तो पोटेंशियल सेम होगा क्योंकि तुम फील्ड की ना डायरेक्शन में जा रहे हो ना अगेंस्ट जा रहे हो। लेकिन जब भी अगेंस्ट जाओगे तो पोटेंशियल राइज करेगा, जब भी टुवर्ड्स जाओगे तो पोटेंशियल फॉल करेगा, ठीक है। तो तुम फील्ड को देख करके हर जगह पर पोटेंशियल का पैटर्न कैसा होगा, अब धीरे धीरे तुम्हारी मेंटल पिक्चर भी थोड़ा थोड़ा बननी चाहिए। जैसे कि मान लो अगर ये 50 वोल्ट है ना, तो ये जो बी पॉइंट है ना ये होगा कुछ 30 वोल्ट और सी पॉइंट भी होगा 30 वोल्ट और डी पॉइंट, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ, कुछ 20 वोल्ट, इस तरह का सीन होगा कुछ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ये दोनों एप्लीकेशंस जो है कल हम इसको कवर कर लेंगे इंशाल्लाह। सॉलिड स्फीयर के अंदर हाँ, सॉलिड स्फीयर के अंदर मुझे पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी, अच्छा याद दिलाया। वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे, उनका रिलेशनशिप निकाल लिया ना, इसी से करेंगे। नेक्स्ट टाइम में मुझे याद दिलाना सबसे पहले सॉलिड स्फीयर के अंदर पोटेंशियल, या पहले रिलेशनशिप कर लेंगे उसके बाद सॉलिड स्फीयर वाला भी केस कर लेंगे और इन दोनों एप्लीकेशंस को डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नहीं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है।